आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत नदियों का देश है और भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतना ही नहीं, मानव के आर्थिक जीवन में या मानव के जीविकोपार्जन में भी नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में लगभग कुल मिलाकर के 4000 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जिनमें से 23 तो बृहद नदियां हैं, बाकी शेष अन्य जो छोटी बड़ी मध्यम आकार की नदियां हैं। आज हम लोग जो है अपने देश के नदी तंत्र यानी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। और साथ साथ हम लोग मैप में भी नदी को देखेंगे ताकि हमें याद हो जाए कि कौन सी नदी कहाँ बहती है और उसका अपवाह तंत्र क्या है, उसका उद्गम स्थल क्या है, उसका जो है वह जाकर कहाँ किस सागर से मिल जाती है, उसका मुहाना कहाँ है, कहाँ मिल जाती है और कौन सी नदी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, डेट मीन्स रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे नदियों का वर्गीकरण। नदियों का वर्गीकरण। नदियों के वर्गीकरण में भारत में नदियों का वर्गीकरण जो है उसके आकार के आधार पर, उसका आकार क्या है या उसका समुद्र में जल विसर्जन क्या है, वो कहाँ जाकर नदी जो है किस समुद्र में किस सागर में गिर जाती है उसके आधार पर, या फिर उसके उद्गम स्थल के आधार पर जो नदियों का वर्गीकरण हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आकार के आधार पर भारत की नदियाँ। तो आकार के आधार पर भारत नदियाँ जो है आकार के आधार पर आकार के आधार पर भारत नदियाँ जो है दो तरह की हो सकती हैं। एक होता है मुख्य नदी, एक होता है मुख्य नदी और अगला होता है एक सहायक नदी। सहायक नदी देखते हैं पहले मुख्य नदी। तो मुख्य नदी वह नदी होता है जो कि अपने मार्ग में अत्यधिक गहरा होता है। मुख्य नदी वह नदी होता है जो कि अपने मार्ग में अत्यधिक गहरा होता है या अत्यधिक पानी लेकर चलता है। इसके विपरीत सहायक नदी वह नदी है जो कि छोटी होती है, कम गहरी होती है या कम पानी लेकर चलती है। और सहायक नदी अपने उद्गम स्थल से चलने के बाद में जो है मुख्य नदी में कहीं मिल जाती है और सहायक नदी को वहाँ पर खत्म मान लेता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, हम एक मैप क्या देखते हैं, जो हम एक चित्र के आधार से समझते हैं इसे। जो है सपोज कीजिए कि ये एक कोई जो है नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ से एक नदी निकलती है और ये बी जो है ये बी भी जो है ये बी कोई उद्गम स्थल है और एक नदी हमारी यहाँ से जो है निकलती है और ये आ करके जो है सी बिंदु पर जो है इस नदी से जो है इसका संगम हो जाता है, ये मिल जाती है। तो यदि ए जो है मुख्य नदी होगी, इसका मतलब होता है कि ए अत्यधिक गहरी है और बी जो है कम गहरी है। ए अत्यधिक गहरी है और बी जो है कम गहरी है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये मुख्य नदी ए रहेगी, अर्थात ए जो है इस नदी इस पॉइंट के बाद भी जो है नदी बहेगी, इसका नाम जो है हमारा ए ही रहेगा। तो इस परिस्थिति में चूंकि ए अत्यधिक गहरा है तो ए हमारा मुख्य नदी हो गया, ए हमारा मुख्य नदी हो गया और बी जो हमारा सहायक नदी हो गई, बी हमारा सहायक नदी हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए, जो है मुख्य नदी वह नदी होती है जो कि अपने मार्ग में अत्यधिक गहरी होती है, अत्यधिक जल लेकर चलती है। और सहायक नदी वह नदी होती है जो कि उद्गम से चलने के बाद में मुख्य नदी मिल करके वहाँ समाप्त हो जाता है, उसे समाप्त मान लिया जाता है। तो पहला हमारा टॉपिक एक तो हो गया ये मुख्य नदी और सहायक नदी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा वर्गीकरण। दूसरे वर्गीकरण में हम देखेंगे समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। तो हम जानते हैं कि भारत के जो है दक्षिण और पश्चिम साइड में जो है अरब सागर है। भारत के दक्षिण और पश्चिम साइड में ये पूरा जो हम देख रहे हैं मैप, जो है मैप में ये पूरा हमारा जो है अरब सागर है, ये हमारा है अरब सागर। और
भारत के जो है पूरब और दक्षिण भाग में जो है यहाँ हमारा जो है ये बंगाल, ये पूरा जो है हमारा बंगाल की खाड़ी है। ये ओवरऑल जो है यह बंगाल की खाड़ी है। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियाँ जो वितरित की गई हैं, इनमें से अर्थात कौन सी नदी जो है कहाँ आकर गिरती है। तो कुछ नदियाँ ऐसी हमारे भारत में जो कि आकर के अरब सागर में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो आकर के जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो पूरे भारतीय अपवाह तंत्र का जो है 23%, पूरे भारतीय अपवाह तंत्र का जो है 23% पानी जो है वह आकर के अरब सागर में गिरता है, और 77% पानी जो है भारतीय अपवाह तंत्र का 77% पानी जो है वह आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इसका मतलब हुआ कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भी जो है नदियां दो तरह की हो गई। एक हो गई हमारा अरब सागरीय नदी, हमारा एक हो गया अरब सागरीय नदी जिसका पूरे भारतीय अपवाह तंत्र में 23% का जो हिस्सेदारी है, 23% होता है। और एक हो गया जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल अरब सागर में गिरने वाला 23%, कुल भारतीय अपवाह तंत्र का 23% पानी जो है, नदियों का पानी जो है वह गिरता है अरब सागर में, और कुल भारतीय अपवाह तंत्र का 77% पानी जो गिरता है वह हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में प्रमुख नदियाँ नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, यहाँ नीचे में जो है हमारा एक पेरियार नदी हो गया, या फिर जो है सिंधु नदी हो गया, झेलम ऊपर जो है सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, ये अंततः पाकिस्तान होते हुए आकर के जो है ये सब अरब सागर में ही गिर जाती हैं। तो इस तरह से कुल जो है 23% अरब सागर में गिरा, और 77% जो है वह हमारा बंगाल की खाड़ी में जो गिरता है। तो एक तो हमारा यह वर्गीकरण हो गया। और हमारा जो अगला और सबसे सर्वमान्य जो वर्गीकरण है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है, वह होता है उद्गम के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। अर्थात नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उसके आधार पर, उद्गम के आधार पर जो है नदियों का वर्गीकरण होता है। तो देखते हैं उद्गम के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। उद्गम के आधार पर नदियों का वर्गीकरण, उद्गम के आधार पर भारत की नदियां, उद्गम के आधार पर भारत की नदियों का जो है दो भाग में बांटा गया है। एक भाग होता है हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदियां, है ना, अर्थात हिमालयन, इसे हम लोग जो है हिमालयन, है ना, या कह दीजिए उत्तर भारत की नदियां, हिमालयन या उत्तर भारत की नदियां, अर्थात वैसी नदी जो कि हिमालय से निकलती है या फिर जो है उत्तर भारत में बहती है, इसे हम लोग हिमालयन या उत्तर भारत की नदियां कहेंगे। तो हमारा पहला वर्गीकरण जो यह हो गया हिमालयन या उत्तर भारत की नदियां। तो हिमालयन या उत्तर भारत की नदियां भी जो है इसमें प्रमुख रूप से जो है, जैसे कि हमारा हो गया जो है गंगा नदी तंत्र हो गया, अर्थात गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं इस सब के सब निकलती हैं हिमालय नदी से, निकलती हैं हिमालय पहाड़ से निकलती हैं। हमारा अगला वर्गीकरण जो है सिंधु नदी तंत्र हो सकता है सिंधु नदी तंत्र जो है यह भी हमारा एक वर्गीकरण है, अर्थात ये सारी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो है हिमालयन नदियां हैं, ये सब की सब जो है उत्तर भारत से निकलती हैं। और एक अगला जो है महत्वपूर्ण वर्गीकरण हो सकता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि पूर्वोत्तर भारत से निकल करके जो है पूर्वोत्तर भारत में जो है बहती हैं मुख्य रूप से जो है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीन नदी तंत्र हो गए हैं जो कि हिमालयन या उत्तर भारत की नदियों में आती हैं। और जो इसका अगला वर्गीकरण है वो एक वर्गीकरण हमारा होता है प्रायद्वीपीय, यानी प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां, या दक्षिण भारत की नदियां, एक हमारा जो है यह वर्गीकरण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उद्गम के आधार पर नदियों के दो प्रकार, हिमालयन या
उत्तर भारत की नदियाँ, और एक हो गया जो प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियों को जो है पुनः दो भागों में बांट हम सकते हैं। इसका एक हमारा भाग हो सकता है जो है इसमें हमारा एक भाग हो जाएगा जो है सह्याद्री, इस भाग से जो है ये सह्याद्री है ना, सह्याद्री या पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, सह्याद्री है ना से उद्गम, है ना, इसमें सह्याद्री से उद्गम। तो सह्याद्री से उद्गम होने वाली नदियों में जो है जैसे कि हमारा गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, इसमें इसमें जो हमारा ये गोदावरी नदी तंत्र हुआ, कृष्णा हुआ, और या फिर हमारा जो है कावेरी हुआ, है ना। ये प्रमुख है, ये प्रमुख नदी तंत्र हमारा हो गए जो है सह्याद्री से या पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके बाद से जो है एक हमारा हो सकता है सतपुड़ा या विंध्य से, है ना, सतपुड़ा या विंध्य से निकलने वाली नदियाँ, हो सकता है सतपुड़ा या विंध्य से उद्गम, सतपुड़ा या विंध्य से उद्गम। तो सतपुड़ा या विंध्य से उद्गम नदियों में जो है हम लोग इसको कह सकते हैं जैसे कि नर्मदा हो गया, नर्मदा नदी जो होता है, एक नर्मदा हो सकता है ना, नर्मदा नदी, ताप्ती जो है, ताप्ती नदी तंत्र जो है, ताप्ती, नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ। या तीसरा जो है इसमें हमारा एक महानदी जो है जो कि उड़ीसा में बहता है अमरकंटक से निकल करके, तीसरा हमारा जो है नर्मदा, ताप्ती और महानदी हो सकता है। तो ये था जो है उद्गम के आधार पर भारत नदियों के प्रकार, इसमें दो हो गए, हिमालय नदियाँ और एक हो गया जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदी में जो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ये सिंधु नदी तंत्र इस एरिया में होता है, सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु वाला एरिया हमारा हो गया, है ना। ये हमारा भाग हो जाता है जो है गंगा नदी तंत्र का, हमारा हो सकता है ये गंगा वाला हो गया, और ये हमारा एरिया हम लोग का होता है जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। तो ये था जो है भारत की नदियों का वर्गीकरण। इसमें से आगे देखते हैं जो है प्रायद्वीपीय नदी के फिर दो भाग हो सकते हैं, एक हो सकता है जो है सह्याद्री से उद्गम और एक हो सकता है सतपुड़ा या विंध्य से उत्पन्न। तो सतपुड़ा से उत्पन्न में जो है फिर हमारे तीन सकते हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और इधर जो है सतपुड़ा में हो सकता है नर्मदा, ताप्ती और महानदी। ये तीन जो है मुख्य रूप से जो है सह्याद्री में, और तीन मुख्य रूप से जो है हमारे सतपुड़ा या विंध्य से उत्पन्न में हो सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है आज शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। हम देखते हैं अब जो है सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र जो है यह जो है विश्व के बड़ी नदी तंत्र में से एक है। यह भी जो है एक बड़ा रिवर सिस्टम है, बड़ा नदी तंत्र है। इसका अपवाह क्षेत्रफल जो है बहुत ज़्यादा है। इसका कुल अपवाह क्षेत्रफल जो है वह 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। 11,65,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल अपवाह तंत्र है। इसमें से यह जो है मात्र 3,21,289 वर्ग किलोमीटर जो है यह हमारे केवल जो है भारत में पड़ता है। बाकी शेष जो है पड़ जाता है वह पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रों में पड़ जाता है। इतना पड़ता है हमारे भारत में, कितना, तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र पड़ता है हमारे भारत में। सिंधु नदी तंत्र जो कि उत्तर भारत की नदियाँ, हिमालय नदियाँ है। तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में से मात्र जो है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है यह पड़ता है हमारा भारत में प्रवाहित होता है। इसकी प्रमुख नदियों में हमारा एक नदी हो सकता है जो शुरू करते हैं, इसमें पहला हमारा नदी रहेगा सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी, तो आइए मैप पर देखते हैं हम सिंधु नदी को जो है। सिंधु नदी जो होता है सबसे पहले इसका उद्गम देख लीजिए। सिंधु नदी जो होता है यह जो है तिब्बत में मानसरोवर झील, है ना, जो कि चूंकि हमारा ऊपर से पहाड़ी लद्दाख पहाड़ी है, लद्दाख की पहाड़ी का जो विस्तार चीन में हुआ है उसे हम कैलाश कहते हैं। इस कैलाश पर्वत श्रेणी का 30% जो है केवल भारत में है, बाकी 70% तो चीन में है। तो उस कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में जो है एक झील है, इसका नाम होता है मानसरोवर झील। उस झील का नाम होता है मानसरोवर झील। तो इस मानसरोवर झील से जो है एक नदी निकलती है
जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए आ करके वह पूरा पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जा करके जो है कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। तो यह हमारा जो है सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, तो यह जो है तिब्बत मानसरोवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ, यह जो है मानसरोवर झील है ना, यह जो है मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, या यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है, तिब्बत मानसरोवर से निकलता है। और यह जो है भारत में लद्दाख में जो है दमचौक के पास, यहाँ पे जो है दमचौक एक जगह है ना, इस दमचौक के पास ये जो है दमचौक के पास भारत में प्रवेश करता है, यह दमचौक के पास भारत में प्रवेश करता है। और यह जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए जो है यहाँ पे ये पाकिस्तान का एरिया चोलिस्तान है, इस चोलिस्तान के पास से भारत में यह पाकिस्तान में इन करता है और फिर जो पूरा पाकिस्तान को दो भाग में बांटते हुए आ करके अरब सागर में गिर जाता है। तो ये था सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की कुल लंबाई है। इसमें से जो है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर जो है यह भारत में प्रवाहित होता है। याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, इसमें से 1114 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होता है, बाकी शेष अन्य जो यह पाकिस्तान में इसका एरिया प्रवाहित होता है। इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल हमारा क्या हो गया, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर। ये रहा मानसरोवर, कहाँ पर है, तो कैलाश झील के पास में है और 5000 मीटर की ऊंचाई से 5000 मीटर की ऊंचाई से प्रवाहित होता है। भारत में कहाँ प्रवेश करता है, तो लद्दाख के पास दमचौक में, और भारत से निकलता कहाँ पर है, तो चोलिस्तान के पास पाकिस्तान में जाता है और यह आकर जो कराची के पास अरब सागर में गिर जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर से कुल लंबाई है और भारत में जो है मात्र 1114 किलोमीटर बहता है। तो ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी। हम जो है अब सिंधु नदी तंत्र का जो अगला प्रमुख नदी है वह होता है चेनाब नदी। वहाँ इसकी एक और चीज़ जान लीजिए, सिंधु नदी तंत्र में एक और जान लीजिए कि सिंधु नदी तंत्र जो होता है वह कश्मीर में, या कश्मीर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा, कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा महाखंड, सबसे बड़ा गॉर्ज, सबसे बड़ा गॉर्ज, इससे हम लोग जो है बुर्जी गॉर्ज या सिंधु गॉर्ज कहेंगे, है ना। तो कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा गॉर्ज, गॉर्ज कह लीजिए या महाखंड कह लीजिए, गॉर्ज कह लीजिए या महाखंड कह लीजिए, कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा जो है गॉर्ज या महाखंड जो है ये सिंधु गॉर्ज या बुर्जी गॉर्ज का निर्माण करता है, ये सिंधु नदी, है ना। इसे हम बुर्जी गॉर्ज कहेंगे। इसकी गहराई जो है 5200 मीटर है, इसकी गहराई जो है 5200 मीटर है, 5200 मीटर गहरे। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट गॉर्ज का निर्माण जो करता है सिंधु नदी, भारत में ये करता है। तो ये हुआ हमारा सिंधु नदी। फिर देख लीजिए कहाँ से निकलता है, तो यह जो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलता है। लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में कितना बहता है, तो भारत में 1114 किलोमीटर बहता है। और क्या इस खूबी की विशेषता क्या है, तो याद कर लीजिएगा कि कश्मीर में दुनिया का सबसे गहरा जो है महाखंड, सबसे बड़ा जो है गॉर्ज का निर्माण करता है, इसका नाम है बुर्जी गॉर्ज। ये कुल जो है 5200 मीटर जो है इसकी गहराई है। हम मैप में इसको जो है 1 नंबर नाम दे देते हैं। ये जो हमारा रहा 1 नंबर, ये हमारा रहा सिंधु नदी। नेक्स्ट अगला जो है 2 नंबर नदी हमारा रहेगा, 2 नंबर नदी है वो हम देखते हैं चेनाब नदी को देखते हैं। चेनाब नदी, चेनाब नदी, चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वह जो है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा है। दर्रा किसे कहते हैं, तो दो जो पहाड़ी होता है, दो पहाड़ी के जो बीच का जगह होता है उसे हम कहते हैं दर्रा कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा है, यहाँ एक दर्रा है। इस दर्रा के पास से निकलती है सिंधु नदी और लगभग जो है यह पंजाब के ऊपरी भाग बहते हुए आती है और यह आकर के पाकिस्तान के त्रिमू, यहाँ जगह है, एक जगह है त्रिमू, है ना, ये त्रिमू जगह है, पाकिस्तान का जगह है त्रिमू। तो चेनाब नदी होता है वह हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा के पास से निकलती है जो कि लाहौल जिला पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब जो है कहाँ पर, तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन जिला, तो लाहौल जिला रहता है। लाहौल जिला में कौन दर्रा है यहाँ पर जी, तो बड़ा लाचा दर्रा है। बड़ा लाचा दर्रा से निकलता है,
बड़ा लाचा दर्रा से निकलता है और वहां से निकल कर जो है यह हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग में बहते हुए पंजाब के ऊपर बहते हुए और पाकिस्तान में आ करके जो है यह त्रिमु के निकट जो सिंधु से मिल जाता है। चेनाब नदी कहाँ से निकलता है? तो हिमाचल प्रदेश, लाहौल जिला, बड़ा लाचा दर्रा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो यह भारत में जो है 1115 किलोमीटर जो है यह प्रवाहित होता है। यह भारत में जो है 1115 किलोमीटर जो यह भारत में प्रवाहित होता है। कुल 1115 बहता है। इसके बाद से जान लीजिए कि यह जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। यह इसकी खूबी है, विशेषता है कि यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नोट कर लीजिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। मैप में जैसे हम 2 नंबर, चेनाब नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला के बड़ा दर्रा से निकलती है और ऊपरी हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी उत्तर से बहती हुई आकर के पाकिस्तान के त्रिभुवन में मिल जा रही है। और इसकी कुल लंबाई भारत में जो 1115 किलोमीटर है और यह जो है पाकिस्तान के त्रिभुवन में आकर के जो है यह सिंधु से मिलती है। कहाँ मिलती है? इसका मुहाना कहाँ है? इसका यह कहाँ मिलता है? तो यह समाप्त कहाँ होता है? तो पाकिस्तान का त्रिमु जगह है, उस त्रिमु के पास में आकर के चेनाब नदी जो है सिंधु नदी मिल करके समाप्त हो जाती है। तो ये 2 नदी हमारा हो गया। पहला सिंधु हुआ जो कि प्रमुख नदी है, इसके नाम पर जो रिवर सिस्टम का नाम है। और सेकेंड नदी हमारा चेनाब नदी है जो कि सिंधु की प्रमुख सहायक है। अब देखते हैं हम जो है सिंधु नदी का नदी तंत्र का जो है अगला नदी रहेगा वह हमारा रहेगा इसमें। अब जो हमारा अगला नदी रहेगा वह देखते हैं हम झेलम नदी। झेलम नदी देखते हैं हम। अब हमारी अगली नदी रहेगी झेलम नदी। झेलम नदी 3 नंबर हमारा रहेगा झेलम नदी। इसे जो है पुराणों में बितस्ता नदी भी कहा गया है। इसे जो है पुराने किताबों में या पुराणों में जो है बितस्ता नदी कहा कर भी संबोधित किया गया है। बितस्ता नदी, झेलम नदी। तो झेलम नदी जो होता है यह सिंधु का एक सहायक नदी है। यह हमारे जम्मू कश्मीर में बैरीनाग एक झील है। उस बैरीनाग झील के पास से शेषनाग झरना है। उस शेषनाग झरने से निकलती है और यह सबसे पहले जो है प्रवाहित होती है उत्तर की ओर और आकर के जो है भारत पाक का 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बनाती है। और इसके बाद यह पाकिस्तान के झांग एक जगह है, उस झांग में आकर के यह चेनाब नदी से मिल जाती है। तो हमारी तीसरी नदी हुई झेलम नदी। हमारा तीसरा हुआ झेलम नदी। देखते हैं तो झेलम का उद्गम कहां से होता है? तो जम्मू में बैरीनाग झील के पास, बैरीनाग झील के पास एक झरना है, इसका नाम है शेषनाग झरना। शेषनाग झरना से निकलता है। जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील के पास शेषनाग झरने से निकलता है और ये समथिंग जो है 400 किलोमीटर भारत पाक का बॉर्डर बनाता है। 400 किलोमीटर भारत पाक का बॉर्डर बनाता है और फिर इसके बाद आकर के जो है पाकिस्तान के झांग में आकर के जो है चेनाब नदी से मिल जाता है। इतना काफी है।
झेलम के बारे में, इसका प्राचीन नाम क्या हुआ? तो इसका प्राचीन नाम वितस्ता हुआ। कहाँ से उद्गम निकलता है? तो यह बैरीनाग झरना के पास में झील, एक झरना है, झरना का नाम होता है शेषनाग, वहाँ से निकलता है और यह प्रवाहित होता है जो है। तो यह सबसे पहले जो है यह जम्मू कश्मीर में भारत पाक का बॉर्डर बनाता है और पाकिस्तान की झांग में आकर के जो यह चिनाब में मिल जाता है और यह नदी जो है समाप्त हो जाती है। हमारी चौथी और अगली नदी रहेगी रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम जो होता है वह परुष्णी या इरावती है। इसे जो है परुष्णी, परुष्णी या इरावती नदी भी कहा जाता है। परुष्णी या इरावती नदी भी कहा जाता है रावी नदी। रावी का उद्गम स्थल क्या है? तो रावी भी जो होता है वह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी जो है वह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से, यहाँ एक दर्रा है, एक पास है, इस पास में जो है रावी नदी, ये रोहतांग दर्रा हुआ और रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है और यह भी आकर के जो है चिनाब में ही मिल जाती है। ये रोहतांग दर्रा हुआ। ये हमारी चौथी नदी हुई, ये हमारी जो है चौथी नदी हुई। तो चौथी नदी रावी नदी, प्राचीन नाम परुष्णी या इरावती, प्राचीन नाम परुष्णी या इरावती नदी हुआ। इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल रहेगा रोहतांग दर्रा के पास से, रोहतांग दर्रा के पास से। रोहतांग दर्रा कौन सा स्टेट? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से निकलता है। प्रवाहित कहाँ कहाँ होता है? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद से आता है पंजाब में आता है, पंजाब, और पंजाब के बाद यह जो है चला जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और क्या? और पाकिस्तान में यह भी जो है झांग जिला के सीमा पर ही जो है, पाकिस्तान में झांग जिला के पास में ही, पास में ही है। यह भी जो है चेनाब नदी से मिल जाता है। पाकिस्तान के झांग में जो है यहाँ करके चेनाब नदी से मिल जाता है। तो हमारी चौथी नदी रावी नदी हुई। प्राचीन नाम क्या हुआ? तो परुष्णी या इरावती हुआ। उद्गम कहाँ से? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहाँ कहाँ प्रभावित है? तो हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए आता है और पाकिस्तान के झांग जिला में आकर के चेनाब नदी से मिल जाता है और इस नदी को समाप्त जो है मान लिया जाता है। तो ये था हमारा जो है चौथी नदी रावी नदी। और इसमें पांचवी नदी जो है, इसका पांचवी और महत्वपूर्ण नदी जो रहेगा इसमें है इसमें हमारा जो पांचवा नदी रहेगा वो हमारा रहेगा सतलज नदी। सतलज, सतलज नदी यह जो है काफ़ी प्रसिद्ध नदी है भारत में। जो है यह भारत के जो है पंजाब और हिमाचल में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल जो देखते हैं, इसका उद्गम स्थल जो होता है यह जो है तिब्बत में ही एक झील है। तिब्बत में ही जो है यह राकसताल झील से निकलता है और इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए आता है और यह जो है आ करके पाकिस्तान के मिठानकोट एक जगह है, उस मिठानकोट में आ करके यह जो है चिनाब से मिल जाता है। तो सतलज नदी जो है ये, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो ये राकसताल झील, राकसताल झील कहाँ पर है जी? तिब्बत में है। 4555 मीटर की ऊंचाई से प्रवाहित होता है। राकसताल झील से निकलता है, तिब्बत होते हुए आता है। तिब्बत भारत का हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट में आकर के यह जो है चिनाब से मिल जाता है। तो देखते हैं सतलज को देखते हैं, इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल क्या है इसका? तो इसका उद्गम स्थल है राकसताल झील। राकसताल झील उद्गम स्थल इसका हुआ। कहाँ पर है यह? तो तिब्बत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? तो 4555 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई हो गई। कहाँ कहाँ प्रवाहित होता है? तो यह प्रवाहित होता है तिब्बत से निकलता है, तिब्बत से होकर के आता है, आता है हिमाचल प्रदेश में, फिर आता है पंजाब में, पंजाब में। अब पंजाब के बाद कहाँ आता है? यह जो जाता है, यह जाता है पाकिस्तान जाता है। यह जो है पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में आता है।
पाकिस्तान के बाद इसका जो है यह इसका संगम जो है, इसका संगम, इसका मिलन जो है चेनाब नदी से होता है। कहाँ मिलता है यह जो है, तो चेनाब नदी से मिलता है। कहाँ मिलता है, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलता है। याद कीजिएगा, पाकिस्तान का मिठानकोट, पाकिस्तान का मिठानकोट जगह, इस मिठानकोट में आ करके जो है सतलज नदी चेनाब में मिल जाती है और इस नदी को पाकिस्तान के मिठानकोट में समाप्त मान लिया जाता है। एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो कैलाश मानसरोवर के पास, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास मानसरोवर झील के बगल में राकस्थाल झील। कितनी ऊंचाई से, तो 4555 मीटर की ऊंचाई से निकलता है। इसका अपवाह तंत्र किस राज्य से बहता है, तो तिब्बत, हिमाचल, पंजाब और पाकिस्तान के मिठानकोट में यह चेनाब से मिल जाता है। इसको साथ मान लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता यह याद कीजिएगा कि भारत का सबसे प्राचीन और ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत का सबसे प्राचीन और पुराना बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर ही पंजाब में बनाया गया है। भारत का सबसे प्राचीन बांध जो भाखड़ा नांगल बांध है यह सतलज नदी पर ही पंजाब में बनाया गया है। इस बांध का एक उद्देश्य यह भी होता है कि यह जो है इंदिरा कैनाल को, यह जो है इंदिरा कैनाल जो कि भारत का सबसे बड़ा नहर है, इंदिरा कैनाल जो कि भारत का सबसे बड़ा नहर है, यह इंदिरा कैनाल को पानी का सप्लाई करता है, पानी का सप्लाई करता है। इंदिरा कैनाल को यह पानी का सप्लाई करता है। तो हमारी पांचवी नदी सतलज नदी कहाँ से निकलता है, तो निकलता है राकस्थाल झील से 4555 मीटर की ऊंचाई से, तिब्बत से निकलता है। इसका यह प्रवाहित कहाँ से होता है, तो तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान। या कहाँ इसका मुहाना कहाँ है, कहाँ जाकर मिलता है मुख्य नदी में, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलता है। और इसके बाद से इसकी विशेषता क्या हो गई, याद कर लें कि जो है भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नांगल बांध जो है यह पंजाब में सतलज नदी पर ही बनाया गया है। इसके बाद से जो अब हमारा जो छठा नदी है, छठा नदी हमारा रहेगा छठा नदी रहेगा हमारा जो है सिंधु नदी तंत्र का, वह हमारा रहेगा ब्यास नदी। वेरी गुड। छठा हमारा है ब्यास नदी। ब्यास नदी हमारा छठा है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है यह है बिपाशा नदी। इसे जो है पुराणों में बिपाशा नदी भी कहा गया है। इसका प्राचीन नाम बिपाशा नदी, इसका प्राचीन नाम बिपाशा नदी। उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड जगह। उद्गम स्थल तो हिमाचल प्रदेश में, उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड जगह से इसका उद्गम है। याद करेंगे ब्यास कुंड से ब्यास नदी या ब्यास नदी से ब्यास कुंड। तो जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के पास से, रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है। प्रवाहित कहाँ कहाँ होती है, तो हिमाचल से निकलती है और निकलने के बाद पंजाब में ही एक जगह है, पंजाब में हरिकी जगह है, उस हरिके में आकर के यह जो है सतलज से मिल जाती है और यह नदी जो वहाँ समाप्त मान ली जाती है। तो इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास कौन जगह, तो ब्यास कुंड जगह से निकलती है। ब्यास कुंड जगह हो गया, वहां से निकलती है। प्रवाहित कहाँ का होती है, तो इसका प्रवाह जो हमारे हिमाचल प्रदेश में होता है, प्रवाह इसका हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में होता है और पंजाब में होता है। उद्गम देख लिए, या कहाँ कहाँ बहती है हमने ये भी देख लिया। अब आगे देख लीजिए, यह जो है अपने मुख्य नदी से कहाँ मिलती है, तो यह अपने मुख्य नदी से जो है पंजाब में
पंजाब में हरिके जगह का नाम है, हरिके बैराज में बना हुआ है। पंजाब में हरिके बैराज, पंजाब में हरिके बैराज के पास जो है, पास आकर के, हरिके बैराज के पास आकर यह सतलज से मिल जाती है। यह सतलज नदी से मिल जाती है। और यही सतलज नदी और ये ब्यास नदी, इन दोनों को संयुक्त जल को मिला करके जो बनाया गया है इंदिरा कैनाल। इंदिरा कैनाल जो कि भारत का सबसे बड़ा नहर है। इंदिरा कैनाल जो कि भारत का सबसे बड़ा नहर है, ये हरी की जगह है। और यह जो है राजस्थान में जो है पानी की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है इंदिरा कैनाल। किस नदी पर बना है? तो यह बना हुआ है जो है ब्यास नदी पर बना है। सतलज जो है इसको पानी सप्लाई करता है। कहाँ बना हुआ है? तो पंजाब में हरिके बैराज बना हुआ है। तो याद कर लेंगे, ब्यास नदी प्राचीन नाम विपाशा नदी, उद्गम हिमाचल प्रदेश के पास रोहतांग दर्रा ब्यास कुंड से निकलती है। प्रवाहित कहाँ का होती है? तो प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। यह आकर के मुख्य नदी से कहाँ मिलती है? तो यह आकर के मुख्य नदी से जो है पंजाब के ही हरिके में आकर के सतलज से मिल जाती है। विशेषता क्या हो गई? तो इसी नदी पर बना हुआ है भारत का सबसे बड़ा नहर इंदिरा कैनाल। इंदिरा नहर जो है इसी नदी पर बना हुआ है। तो ये था जो है सिंधु नदी तंत्र और उसकी प्रमुख नदियाँ। आज की क्लास में हम लोग जो है सिंधु नदी को जाने और उसकी सहायक नदियों को जाने। हमने यह भी जाना कि इसका क्षेत्रफल जो कुल क्षेत्रफल जो है यह 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में जो है 3,21,289 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर प्रवाहित होती है। और हमने उसकी प्रमुख नदियों को जाना और उस नदियों की विशेषता को जाना, उद्गम को जाना, वह कहाँ आकर के मिलती है, मुख्य नदी से जाना, और आकर समुद्र में कहाँ गिर जाती है, हमने अभी जो है जान लिया। तो ये था हमारा सिंधु नदी तंत्र। हाँ, सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ और ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हम शेयर कर देते हैं आज ही। सिंधु नदी तंत्र से जुड़ा हुआ जो है, इससे इंपॉर्टेंट एक जुड़ा हुआ फैक्ट इसमें हमें जानना चाहिए, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। पहले नदी रिवाइज करिए मेरे साथ। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर जो है यह सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये कुल 6 प्रमुख नदियां हो गई सिंधु नदी तंत्र का। इससे संबंधित जो है ट्रीटी है जो है वह है सिंधु जल समझौता। इसे देख लीजिए, यह इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हमें यही पढ़ लेते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 में यह समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता जो है यह भारत और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ जो है यह 1960 में हुआ था। यह जो है इस समझौता में जो है इन 6 नदियों के जल वितरण के बारे में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एक समझौता हुआ था 1960 में। वो समझौता क्या देख लीजिए। तो समझौता है कि जो ऊपर से नदी देख ली, पहले नदियां जो ऊपर से है वो हमारा एक है सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सिंधु जल समझौता के अनुसार जो कि 1960 में भारत और पाक के बीच हुआ, जो कि भारत है ना और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में, इस समझौता के अनुसार जो है ऊपर के 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियों का जो है 80% पानी जो है यह पाकिस्तान यूज करेगा। ये जो है पाकिस्तान यूज करेगा और नीचे की और 20% पानी जो है हमारा भारत यूज करेगा। ये पहला शर्त था जो है सिंधु जल समझौता का। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी जो है भारत यूज करेगा। और नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इनका जो है 80% पानी जो है यह भारत यूज करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा।
पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। यह था सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किन दोनों देशों के बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। समझौता क्या है? तो ऊपर के 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान और 20% भारत, और नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% पानी भारत और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये था सिंधु जल समझौता। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिंधु से संबंधित जो टर्म है, इसमें द्वाब पढ़ लेते हैं। द्वाब, आइए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा द्वाब। द्वाब, द्वाब क्या होता है? तो द्वाब जो है दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहते हैं। यदि कोई दो नदी बहती है और उनके बीच जो स्थलीय क्षेत्र है वह क्षेत्र जो है द्वाब कहलाता है। जैसे कि हमारा पंजाब है, पंजाब, यह पंजाब भी जो है द्वाब से मिला जुला शब्द लगता है आपको सुनने में, द्वाब, पंजाब। तो पंजाब, पंजाब है ना। तो सबसे पहले द्वाब क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि को जो हम लोग द्वाब कहते हैं। द्वाब क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को हम द्वाब कहते हैं। पंजाब, पंजाब, पंज जोड़ आब, पंच जोड़ आब। आब जो है, आब जो है यह द्वाब से लिया गया है। आब जो है द्वाब से लिया गया है। पंजाब यानी कि पांच, पंच, पंच द्वाब, पांच द्वाब। तो प्राचीन पहले जो है पंजाब में जो है 5 नदियों की भूमि थी। पंजाब जो है, पंजाब जो है यह जो है 5 नदियों की भूमि है। 5 नदियों की, 5 नदियों की भूमि, दैट्स मीन्स पंजाब, इसे हम कहते हैं पंजाब। तो यह जो है पंजाब यानी कि पंच जोड़ आब, यानी कि आब जो द्वाब से लिया गया है। द्वाब क्या है? तो द्वाब जो है दो नदियों के बीच की भूमि है। तो पंजाब जो है 5 नदियों की भूमि हुई। लेकिन यह जो है प्राचीन, यह जो है प्राचीन पंजाब में, यह जो है प्राचीन पंजाब में था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो है अब पंजाब से 5 नहीं केवल 4 नदियां बहती हैं। क्योंकि पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान कट गया, तो अब जो है पंजाब में 5 नदियां नहीं बहती हैं। तो ये था जो है पंजाब। देखते हैं जो है हम अब इन जो है द्वाब का नाम भी रखा गया है। तो अब देखते हैं कि किस नदी के बीच कौन सा द्वाब है, किस नदी के बीच जो है कौन सा द्वाब है, देख लेते हैं जो है हम अब द्वाब। तो सबसे पहले यहाँ जो है हम सिंधु नदी तंत्र का जो 6 नदियों के नाम लिख देते हैं, है ना। सबसे ऊपर जो हमारा जो है सिंधु नदी है, सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये ऊपर क्रम से जो है लगातार 6 नदियां हो गई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। द्वाब क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। द्वाब क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। तो सिंधु नदी और झेलम नदी ये दोनों जो है आपस में समानांतर बहती हैं। तो इसके बीच जो भूमि होगा वह सिंधु और झेलम का द्वाब होगा, वह सिंधु और झेलम का द्वाब होगा। तो जो सिंधु और झेलम का द्वाब है, जो जो सिंधु और झेलम का द्वाब है, ये सिंधु और झेलम का जो द्वाब है इसे हम कहते हैं सिंध सागर द्वाब। याद कीजिएगा, इसे हम कहते हैं सिंध सागर द्वाब, इसे हम कहते हैं सिंध सागर, इसे हम कहते हैं सिंध सागर द्वाब। याद कीजिएगा, सिंधु और झेलम के बीच जो द्वाब है वो हमारा हो गया सिंध सागर द्वाब। वैसे ही झेलम और चेनाब के बीच जो द्वाब है, झेलम और चेनाब के बीच जो द्वाब है, झेलम और चेनाब के बीच जो द्वाब है इसे हम कहते हैं चाज द्वाब, चाज द्वाब। चेनाब, चेनाब और रावी के बीच जो ब्याज है, द्वाब है,
चेनाब और रावी के बीच जो दोआब है इसे हम कहते हैं रचना दोआब, रचना दोआब। और रावी और ब्यास नदी के बीच का जो दोआब है, रावी और ब्यास नदी के बीच का जो दोआब है इसे हम कहते हैं बाड़ी दोआब, बाड़ी दोआब, इसे हम कहते हैं बाड़ी दोआब। एंड ब्यास और सतलज नदी के बीच जो दोआब है इसे हम कहते हैं बिष्ट दोआब। इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है और आ सकता है, इसलिए इसे आप अवश्य याद कर लेंगे, जरूर पढ़ लेंगे। सिंधु और झेलम के बीच जो दोआब है उसे हम कहते हैं सिंध सागर दोआब। कुछ नाम से मिल रहा है, सिंधु और झेलम तो सिंध सागर दोआब। झेलम और चेनाब, तो झेलम देखिए ना, झेलम और चेनाब तो च से चाज होता है, और झ में जो है च बरका है तो चाज दोआब कर लेंगे। चेनाब और रावी में तो यह रचना दोआब, इसमें र और च मिल रहा है तो इसको याद कर लेंगे रचना दोआब। ब्यास और रावी में जो है तो वाड़ी दोआब, ब्यास और रावी के बीच जो है वह हमारा होता है बाड़ी दोआब, और सतलज और ब्यास के बीच होता है बिष्ट दोआब। तो ये नाम से मिलता जुलता है इन दोआबों का नाम, तो आप जो है इन दोआब के नाम भी अवश्य याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में से क्वेश्चन आता रहता है। इसे आप एक बार जो है हम आपको फिगर से दिखा दे रहे हैं, आप इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये हमारा इस मैप में ये हमारा अगर सतलज, ये हमारा जो है सतलज है, और ये हमारा जो है यहाँ से ये चेनाब नदी हो गई, ये हमारा जो है ब्यास हो गया, ये हमारा जो है रावी नदी हो गया, और ये हमारा जो है सतलज हो गया, और ये जो हमारा ब्यास नदी हो गया। तो ये देखिए सिंधु और झेलम, इसके बीच का दोआब कौन दोआब, तो सिंध सागर दोआब। कौन दोआब, तो सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिंधु और झेलम वाला। ये है हमारा झेलम है और चेनाब है, तो ये झेलम और चेनाब तो चाज दोआब, चाज दोआब कर लीजिएगा। ये हमारा चेनाब और रावी है, तो इसके बीच ये जो जगह है ये रचना दोआब, ये रचना दोआब। यहाँ रावी और ब्यास है तो बाड़ी दोआब, बाड़ी दोआब, और ये ब्यास और सतलज है तो ये हमारा हो जाएगा जो है बिष्ट दोआब, हमारा हो जाएगा बिष्ट दोआब। तो हम लोगों ने जो है आज प्रमुख रूप से जो है भारत की नदियों को जाना, नदियों के प्रकार को जाना। प्रकार के बाद में हमने जो है भारत का एक प्रमुख नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदी और मुख्य नदी के बारे में जाना। हम लोग मैंने इसके बाद से जो है सिंधु जल समझौता भी देखा, और हम लोगों ने जो है दोआब को भी देखा। तो आज की क्लास में इतना ही है ना। हमारा अगला क्लास जो है हम लोग अगला क्लास से रहेगा इसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में। स्टॉप कर दीजिए।